तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके बहुत बिल्कुल ब्रीफली और प्रिसाइजली अगर बोले तो हम लोग रेशियो एनालिसिस लेके शुरू कर रहे हैं। क्या नोट्स सभी के पास आ चुके हैं? ऑल ऑफ यू हैव द नोट्स नाउ। अपने अपने नोट्स पे अपना अपना नाम लिख लीजिए। यू हैव द कॉपी विद यू। ठीक है, नाम लिख लीजिए इसका। और इसके फर्स्ट पेज पर आप आ जाइएगा ध्यान से। रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर है आपका बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो है ना आपका, वो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल जो होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में जो प्रैक्टिस देखिए, बोर्ड के 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसका उसका सिनेरियो क्या होता है, उसका सीक्वेंस, उसका बाइफर्केशन ऐसा होता है। 12 नंबर का रिटर्न, जिसमें 6 नंबर रेशो होती है, 6 नंबर होती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 नंबर की फाइल और 4 नंबर का वाइवा। ठीक है, 12 में से अगर आपके 12 आएंगे तभी आपके 20 में से 20 बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। दैट इज व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो हमने बहुत अच्छे से किया था, बाकी आप लोगों के ऊपर है। अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों। और रेशो हम लोग लेके चले, इसी भी अच्छे तरीके से करेंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ये, लेकिन ठीक है, कर रखा तो कर रखा है। अब आप देखेंगे हम ज्यादा डेप्थ में इसकी तैयारी करेंगे। और हमेशा एक परेशानी रहती है कि थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो थ्योरी का झंझट भी मैंने काट दिया। वो ये जो नोट्स आपको दे रही है इसमें सारी की सारी एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी उठा के एज इट इज रख दी गई है, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग और मॉडिफिकेशन के साथ। क्या सभी को डॉक्यूमेंट दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? यस सर। बताइए। हाँ जी, ठीक है। रेशो बेसिकली क्या होती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से? फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में और नंबर ऑफ टाइम्स में। रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स ये सब आपके पास सीयूटी में या आपके होम एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर निकल कर आती है। इफ यू आर फीलिंग हॉट, टेक आउट योर स्वेटर, यू विल फील कंफर्टेबल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये रेशियो एनालिसिस हमें पता चलता है कि विच आर द एरियाज विच नीड मोर अटेंशन। मैंने हाईलाइट कर रखा उन चीजों को यहाँ पर। द एरिया विच नीड मोर अटेंशन। इट प्रोवाइड डीपर एनालिसिस। आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके पास बैलेंस शीट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट से आपका कुछ काम नहीं हो पाता। आगे आके बैठिए, आगे बिल्कुल सबसे आगे। ठीक है जी। तो क्या करेंगे आप यहाँ इधर 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 इधर, एंड राइट योर नोट्स, राइट योर नेम ऑन योर नोट्स। छूट जाते हैं अपनी किताबों पे अपने नाम लिखिए। आए दिन मेरे पास कोई ना कोई बुक छूट जाती है यहाँ पर, जिसमें मुझे पता नहीं चलता किसकी है। ठीक है, तो ये कहता है कि डीपर एनालिसिस ऑफ किसका? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ये सब चीजें आपको जो हाईलाइट की पॉइंट है हाईलाइट कर रखा है। मेक्स क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस पॉसिबल। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है कि आप बैलेंस शीट के एक आइटम का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के दूसरे आइटम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। भाई आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन ही तो है। नेट प्रॉफिट रेशो क्या है? आपके नेट प्रॉफिट का और किससे कंपैरिजन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपैरिजन है। डेट इक्विटी रेशो, डेट आपके जो हो गए वो और इक्विटी आपके शेयर होल्डर फंड, उसका कंपैरिजन है। तो इससे क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन आसानी से हो जाता है। और ये प्रोजेक्शन करने में आसानी होती है इससे आपको। भाई आपका जीपी बढ़ रहा है, आपका एनपी बढ़ रहा है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ये सब आपको परसेंटेज में दिख जाती है और आप उससे हिसाब से प्रोजेक्शन, फ्यूचर प्रोजेक्शन आराम से कर पाते हैं। एडवांटेजेस देखिए इसकी। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एफिकेसी ऑफ डिसीजंस। एफिकेसी का मतलब इफेक्टिविटी ऑफ डिसीजंस। आपके डिसीजन कितने इफेक्टिव थे वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? आपके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। रिजल्ट्स मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। और आप कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टर्नओवर था वो 4,000 करोड़ का था, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 200 करोड़ का है। 5% वो तो सिर्फ। अगर आपके डिसीजन इफेक्टिव थे तो आपका प्रॉफिट है दैट मस्ट ग्रो 5, 7, 10, 12, 15% से ग्रो करना चाहिए आपको। तो रिफ्लेक्ट होगा ना रेशो में। तो अगर आपने डिसीजन अच्छे से लिए थे तो आपकी सेल्स में जो है इंक्रीज दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ये कॉम्प्लेक्स फिगर जो होती हैं आपके, मुझे अब देखिए आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कितने सारे आइटम ऐसे होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। रेशो में परसेंटेज फॉर्म में वो आसान बन जाते हैं। हमने बोला राघवी को मिले 500, भरत को मिले 700, सनत को मिले 1,000 नंबर। ठीक है जी, लेकिन राघवी को 500 में से मिले, भरत को 700 में से मिले, ठीक है, और सनत को 2,000 में से मिले। तो फर्क पता चल गया ना। तो only absolute figure is not going to give you the right information when we are going to compare that, and then we are going to make it uniform for everybody। इसलिए देखते हैं ना आप, परसेंटेज से ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है आपका? परसेंटाइल होता है। कैट वाले क्या करते हैं? परसेंटाइल मतलब हाईएस्ट स्कोर वाला जो बंदा होगा उसे 100 परसेंटाइल बोल देते हैं। उसके कंपैरिजन में बाकी को देखते हैं।
वरना रूटीन रिजल्ट में क्या होता है, सबकी परसेंटेज अलग है। हम देखिए, किसी एग्जाम में पास परसेंटेज 40% है। आपको मालूम है जो सिविल सर्विसेज जो होते हैं, सिविल सर्विसेज में जो पास परसेंटेज, मतलब सिविल सर्विस में जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, अगर उनकी परसेंटेज देखें तो दे गॉट 57-58% पे वो आईएएस टॉपर बन रहे होते हैं। और सीबीएसई के एग्जाम में तो 99-100%, हमारे स्कूल का 100% वाला जो है टॉपर बना, 500 में से 500। लेकिन जो आईएएस बनता है उसका और ये 500 में से 500 वाले का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो परसेंटाइल कैसे, परसेंटाइल उस दूरी को खत्म करता है। तो वो परसेंटाइल भी तो क्या एक तरह का रेशियो एनालिसिस ही है। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा, सेम पेज पर चलिए, राइट हैंड साइड पर थ्योरेटिकल चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये बोलता है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। भाई आपका ट्रेंड विजिबल होता है, आप कंपैरिजन करते हैं एक परसेंटेज का दूसरे परसेंटेज के साथ, एक साल का दूसरे साल की फिगर के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरेटिव एनालिसिस आसान होता है रेशो से। प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई होंगे जहां पर आपके प्रॉफिट की परसेंटेज डाउन जा रही होगी, या जहां पर आपकी ऑपरेटिंग रेशो ज्यादा जा रही होगी। मतलब रेशो के अंदर तो बहुत सारे, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, एफिशिएंसी भी है बिजनेस की, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी सारी जो चीजें चल रही होती है, ये सब रेशो से पता चलता है। और आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, आपकी फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन रेशो से पता लगा लेता है, और कैश फ्लो से पता लगाता है। तो ये क्या कहता है कि ये प्रॉब्लम एरिया को और जो ब्राइट एरिया दोनों को आइडेंटिफाई करता है, ताकि आप ब्राइट को और ब्राइट बनाएं, और जो एरिया वीक है उनको क्या करें, स्ट्रांग बनाएं। इससे काम करते हैं। एनेबल स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, वो एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब मतलब रेशियो एनालिसिस समझ लीजिए, उसका अपना स्वॉट एनालिसिस ही होता है। ठीक है, और अलग अलग तरह के कंपैरिजन, प्रॉफिटेबिलिटी का, लिक्विडिटी का, सॉल्वेंसी का, ये सब कंपैरिजन पॉसिबल होते हैं। और ये कंपैरिजन ना 3 तरह के होते हैं। ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स विद इंट्रा-फर्म कंपैरिजन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, याद है चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे सारी चीजें। विद द अदर बिजनेस, इंटर-फर्म कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, विद द स्टैंडर्ड सेट ऑफ फर्म इंडस्ट्री कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन, इनके साथ कंपैरिजन। तो 3 तरह से कंपैरिजन है। एक आप कंपैरिजन करेंगे क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन करेंगे, एक इंटर फर्म कंपैरिजन करेंगे, और एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपैरिजन करेंगे। चले आते हैं किस पर। ये सब आपके थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए भी और सीयूटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। लिमिटेशंस हैं, नहीं एडवांटेज देखे हमने क्या इसके अभी। हाँ एडवांटेज थोड़ा सा और चीजें बची हैं अभी। एडवांटेजेस हमने देख ली सारी, अब हम लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। भाई ये तो साधन है, तरीका है, एंड थोड़ी है, एंड रिजल्ट थोड़ी है। आपको पता चल गया भाई आपकी सेल जो है वो डिप जा रही है, आपकी सेल में डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो क्या पता चला आपको, तो पता चला ना कि क्या अब व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू इंप्रूव अबाउट दैट, वो इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता आपको। ठीक है, लैक ऑफ एन एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पता चल जाएगी लेकिन उसको सॉल्व करने की एबिलिटी तो मैनेजर की होगी। रेशो आपको कुछ हिंट नहीं दे पाएगा, थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा मिलेगा। जैसे मान लो भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो सेल्स बढ़ाओ या फिर आपने कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कैसे कम करने वो रेशो थोड़ी बताता है, सेल्स कैसे बढ़ाने वो रेशो थोड़ी बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट रेशियो एनालिसिस के लिए होते हैं, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लिक्विड लायबिलिटी। मतलब मैं बोलूं लिक्विड लायबिलिटी बोले, हम लोग करंट एसेट्स बोले, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे इसका हमारे पास आइडिया नहीं है। ठीक है, लिक्विड लायबिलिटी ऐसे कुछ होती नहीं, इसमें सारी लायबिलिटीज हो जाती है, लेकिन लिक्विड एसेट्स होती है। अब लिक्विड एसेट्स तो आप बोल रहे हैं लेकिन लिक्विड लायबिलिटीज नहीं बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, लिक्विड एसेट्स बोल रहे हैं, लिक्विड लायबिलिटी आप नहीं बोल रहे हैं, तो वो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और एक और चीज नीचे, कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लेवल्स भी नहीं है। भाई हमने बोल दिया क्या कि इन इंडिया डेट इक्विटी रेशियो 2:1 अच्छी मानी जाती है, तो हो सकता है अमेरिका यूरोप में कोई स्टैंडर्ड अलग हो जाए। लिक्विडिटी रेशियो हमारे देश में 1:1 मानी जाती है, या स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारे देश में कुछ 2 टाइम्स मानी जाती है। पर जरूरी नहीं कि यही स्टैंडर्ड, यही पैरामीटर यूएसए में भी चले और कहाँ चले, यूरोप में भी चले, उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो कोई स्टैंडर्डाइज लेवल नहीं है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी करता है, कंटिजेंट टू कंटिजेंट वेरी करता है ये, है ना। तो कंटिनेंट टू कंटिनेंट वेरी करता है। अच्छा, रेशो जो होती है वो अनरिलेटेड फिगर, जैसे मान लो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ क्रेडिटर का फर्नीचर के साथ, फर्नीचर मेरा 2 लाख का, क्रेडिटर मेरा 1 लाख का, 2:1 बन गया रेशो। पर इससे हमें क्या रिजल्ट दिखेगा भाई, कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो कई बार कंपैरिजन ना अनरिलेटेड चीजों के हो जाते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रूटफुल रिजल्ट।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रेशो जो होती है उनको अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसके हिसाब से रेशो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक जिन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, दूसरा बैलेंस शीट रेशो, तीसरी कंपोजिट रेशो। ठीक है जी, जरा समझिएगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से मिलेगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से मिलेगा। तो कौन सी रेशियो हो गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो हो गई। नीचे चलते हैं बैलेंस शीट रेशियो। जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, डेट जो होता है डेट लॉन्ग टर्म डेट वो तो मिलेगा बैलेंस शीट में, और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, ये सब भी कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी में। तो क्या हो गई वो? प्योरली क्या हो गई? बैलेंस शीट रेशियो हो गई। अच्छा, कुछ रेशियो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पोर्शन तो कहाँ से आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का आता है, और दूसरा पोर्शन कहाँ से आता है? बैलेंस शीट के अंदर से आता है। जैसे हमने बोल दिया क्या, जैसे हमने बोला कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल डेटर होते हैं, डेटर और बीआर कहाँ से आते हैं? बैलेंस शीट से। ठीक है। और नेट क्रेडिट सेल्स कहाँ से आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आता है? वहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इन्हें कंपोजिट रेशोज कहते हैं। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट रेशो। जब आप रेशो के फॉर्मूले सीखेंगे आपको अपने आप पता चलेगा। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से एक पार्ट आ जाए बैलेंस शीट से, एक पार्ट आ जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से, कंपोजिट। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आ जाए तो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस शीट से दोनों पार्ट आ जाए तो क्या है वो? बैलेंस शीट रेशोस। खत्म। ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम क्या करेंगे, अपना डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। फंक्शनल क्लासिफिकेशन कहता है कि वो रेशो होती है, पहली टाइप है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये हुआ कि आप अपनी एसेट्स को कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। इसके अंदर दो रेशो आती हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कहलाती है बेसिकली। थोड़ा और आगे चलते हैं, कर्सर दिख रहा होगा आपको घूमता हुआ यहाँ पर। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो उसके बाद जो रेशो आपके सामने आते हैं लिक्विडिटी के बाद, सॉल्वेंसी रेशोज। सॉल्वेंसी रेशो जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड होती हैं। इसके अंदर आती हैं आपकी 5 रेशो। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिख रहा होगा सभी लोगों को। देखो, Yes. डेट इक्विटी Yes, रेशो sir. है, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशो पिछले साल सिलेबस में नहीं थी, इस साल सिलेबस का पार्ट बन चुकी है। एक बात ध्यान रखना, ये जो नोट्स आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, इन नोट्स के अंदर मैंने एवरी पॉसिबल रेशो विच एग्जिस्ट इन एनसीईआरटी डाल दी है। जो सीबीएसई के सिलेबस में उसमें कुछ नहीं लिखा, जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है उसमें लिखा है नॉट इन सिलेबस। मुझे नहीं पता, इसमें नहीं है ये, इसमें नहीं है, नहीं इस पे नहीं है। पर मैं करवा दूंगा क्वेश्चन आपको, मैंने कहा था ना रेशो के नोट्स में रिवाइज करूंगा, मैंने रिवाइज कर लिया। हाँ, 3 नए रेशो ऐड हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, जो हाँ 3 जो नई रेशो रिवाइज हुई है वो वाली, और जो सीयूटी के अंदर रेशो आने वाली है वो भी सब डाल दिए हैं। तो ये कागज आपको सीयूटी तक हेल्प करेगा। ठीक है। अब जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं तो हर बंदे का, यानी मोस्ट ऑफ द टीचर्स का एक मन में ये आता है। अच्छा, उसके बाद पहले इनको बता देते, फिर मैं डिस्कशन करूंगा आगे। अगली रेशियोज हमारे पास आती है, तीसरी परफॉर्मेंस रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज कहते हैं। मतलब हमारी परफॉर्मेंस बिजनेस की जिन रेशियो से पता चलता है उनको एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियोज कहते हैं। यहाँ ए बी सी डी ई जो है यहाँ पर, और एफ जो है यहाँ पर, ये दो रेशियो नहीं है। पहली इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपके सामने दिख रहा होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स और नेट एसेट्स में फर्क है। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स तो आपको मालूम ही है टेंजिबल इंटेंजिबल के टोटल को कहते हैं। तो ये जो रेशियो के सिनोनिम्स है ना बेटा, इनका भी ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि कई बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट एसेट्स रेशियो। जैसे हमारी जो करंट रेशियो है ना, उसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है, और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी होती है। दोनों का फर्क आपको पता चलेगा आज। और ये फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये वाली, और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड, या कौन सी वाली हम बोल रहे हैं इसको, या मैं बोल दूं इसको क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये जो है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ये आपकी दो रेशो नहीं है, तो एक रेशो ऊपर वाली और दो रेशो ये वाली, ये दोनों आपकी क्या है, सिलेबस के हिसाब से नहीं है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की बात करते हैं हम लोग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। मतलब मैंने ये क्लासिफिकेशन मैंने किया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिखेगा ऐसा आपको। टेक्स्ट बुक में तो आपको 5 रेशो दिखेंगी, एक रूटीन होती है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, ये रेशो 4 दिखती हैं। और एक रेशो और है आपके पास, नीचे चलेंगे तो आई एम ऑन पेज नंबर 3 राइट नाउ।
ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आपके सिलेबस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को सिनोनिम्स की तरह यूज करा गया है, बट इफ यू गो टू सीनियर क्लासेस वहां पर आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन आप जब आपके पास आ जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको इसको सिनोनिम्स की तरह ही यूज करना है। इस रेशियो का मतलब सेम ही होता है। इसके नीचे जो रेशियो दिख रही है बी सी डी ई एफ जी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब नहीं है सिलेबस में। ये सिलेबस में नहीं, लेकिन सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसमें आएंगे, उसमें ये कवर है। सीयूटी में तो एनसीईआरटी का सब कुछ कवर है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसीलिए लिख दिया आपके नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शुरुआत कर रहा हूँ वो क्या लिखे चलो, जरा ध्यान से देखिएगा। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द लिक्विडिटी रेशियो, जिन्हें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, और ये ब्रॉडली दो रेशियो हैं, एक बोलते हैं करंट रेशियो, एक बोलते हैं क्विक रेशियो। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते तो आपको मालूम होगा ना, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोई बताए मुझे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे करके। और करंट एसेट्स की भी दो कैटेगरीज होती है हमारे पास। करंट एसेट्स की भी कौन सी कैटेगरीज होती हैं? दो कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? नॉन करंट और करंट एसेट्स, ये। हाँ, हाँ, एसेट्स की दो कैटेगरीज हो गई, और कैपिटल, और क्या हो जाएगा इधर आपका प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर मैं बोलूं तो, अगर मैं ध्यान से बोलूं तो, अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है, ना 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 ना, टोटल लायबिलिटीज। इंटरनल भी आएगा भी, क्या कह सकता हूँ ऐसे में? हाँ, कह सकते हैं। और ये जो टोटल लायबिलिटीज है ना, इसके दो पार्ट बनते हैं। एक क्या बनते हैं, एक को हम बोलते हैं कैपिटल जो इंटरनल होता है, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, लायबिलिटीज। ये कौन सा? एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल वाला। तो अगर कोई बोले टोटल लायबिलिटीज, तो उसका मतलब उसमें कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर फंड इंक्लूड है। लेकिन अगर कोई बोले टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, तो मतलब सिर्फ लायबिलिटी वाला पोर्शन है। ठीक है जी। तो यहाँ जो नॉन करंट एसेट्स को दो हिस्सों में बांट लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक को बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक को बोलते हैं करंट एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटीज को मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। एक को कहता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज, एक को बोलता हूँ करंट लायबिलिटी। और ये जो है ना कैपिटल, इसके अलग अलग नाम है। इसको इक्विटी के नाम से भी पुकारा जाता है, इक्विटी। या इसको इसको इक्विटी के नाम से भी पुकारा जाता है। शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको प्रोप्राइटर्स प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से भी पुकारा जाता है। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था आप लोगों ने, क्या क्या इंक्लूड होता है ना, वो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा उसको होल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। ये आप ध्यान रखना है। अब इसमें से बताइए कि शॉर्ट टर्म वाले कंपोनेंट कौन से हैं? सिर्फ ये करंट लायबिलिटी और क्या है, करंट एसेट्स। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, इन्हीं दो के आसपास क्या कर रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं। ठीक है, मैं नाई के पास जाके आपकी मालिश करवा दूंगा बेटा, इसे ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ अभी। आई नो कि तुम सीधा सीधा आए हो, तुम्हें नींद आ रही होगी, भूख प्यास सब लग रही होगी, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, ये कुर्बानी तो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म। हाँ, तो फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या कहते हैं कि बेटा रेशो तो रट लो, है ना? बोला किसी को? बोला किसी ने? क्या आपको किसी टीचर ने बोला कि बेटा रेशोज याद कर लीजिए सारी की सारी? अंग्रेजी में थोड़ा और ज्यादा मैं, थोड़ा सा और ज्यादा मैं अगर थोड़ा सा देसी भाषा में बोलूँ तो बेटा रट लो, है ना? ज्यादा फ्रेंक टीचर हो जाते तो कहते हैं बेटा रट लो। ये बंदा नहीं कहेगा रट लो, मैं बोलूंगा समझ लो। और अभी आपको समझ में आएगा, जैसे ये क्लास खत्म होगी आपको मेजर रेशोज जो होंगी वो आप बिल्कुल उंगलियों की टिप्स पे होंगी, आपको दिमाग में जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेशोज हमारे पास आ रही हैं, उनमें से पहली रेशो जो है जिसे हम बोलेंगे क्या, लिक्विडिटी रेशो। एक रेशो आपके पास है, उसको बोला हम लोगों ने करंट रेशो। ठीक है, लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। जो कि करंट एसेट्स अपॉन में क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। करंट लायबिलिटीज होता है। अच्छा, एक बैच में मैंने दूसरे बैच के साथ डिस्कशन नहीं किया था, एक बैच में एक बहुत चतुर बच्चा था, मतलब दिमाग से थोड़ा तेज था, कह रहा सर करंट रेशो जो है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी अपॉन में करंट एसेट्स क्यों नहीं है? हाय,
अब इसका क्या जवाब दें? पर कोई बात नहीं, मैंने कहा ना अकाउंटिंग में देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। ये बताइए मुझे, जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, आपको क्या बताया गया था कि आप 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे या 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे? आपके पास आपके पास 10 चॉकलेट थी और आपको 5 दोस्तों में बांटना था, 10 बड़ा और 5 छोटा। ठीक है, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल क्या होता है? बड़े में से छोटे को आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। हम ये मान के चलते हैं अपने बिजनेस में कि हमारी करंट एसेट्स आर मोर देन व्हाट करंट लायबिलिटीज इन ऑर्डर टू रिमेन सॉल्वेंट इन शॉर्ट टर्म। बस वही लॉजिक लगा है। करंट एसेट्स को ज्यादा माना जाता है, करंट लायबिलिटी को कम, और ज्यादा में से कम क्या करते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स में यही करते हैं। और मैंने आपको बताया था ना, अकाउंटिंग तो सिर्फ यूनिटरी मेथड पर बेस्ड है। कहीं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगता है मैथमेटिक्स का? यहाँ पर नहीं लगता। लेकिन लोग अक्सर बोलते हैं यू जस्ट चेंज योर चेयर, उसमें आवाज ही आएगी। उस चेयर को हाँ, उसको बदल लो, उसमें आवाज आएगी। उसके नोट डॉट पे ढंग से नहीं कसे हुए हैं। हाँ, पड़ोस वाली में चले जाओ। हाँ, तो क्या होगा? आप देखेंगे सिर्फ यूनिटरी मेथड लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। प्लस माइनस, परसेंटेज, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही तो लग रहा है। पूरी अकाउंटिंग में यही तो करा हमने, और क्या करा है? फॉर्मूले जो बने थे वो हमारे अपने बनाए हुए थे भाई। फोरफीचर के अलॉटमेंट का फॉर्मूला हमने अपने आप बनाया था, वो नहीं यूनिटरी मेथड लगा के बनाया था। फोरफीचर के बाद रीइश्यू करते समय फोरफीचर अमाउंट निकालते हैं, वो भी हमने तब करा था। तो एनीवे, करंट रेशो। अब करंट असेट्स की जब कैलकुलेशन करते हैं तो जरा मोटा मोटा 3 चीजों का ध्यान रखना होता है आपको, कि जो लूज टूल्स होते हैं, इन्वेंट्री जो होती है ना, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पढ़ी होगी चैप्टर 1 में। इन्वेंट्री में से 2 चीज हटा देते हैं, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स होते हैं प्लास, पेचकस, हथौड़ी वगैरह, ये। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स तो क्या? स्पेयर्स होते हैं आपकी मशीन पे लगने वाले स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स होता है लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट और ये सब चीजें, जो फ्रिक्शन ग्रीस, मोबिल ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह। कौन खरीदेगा आपसे ये? आपको पैसे की जरूरत है, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कूड़े के भाव जाएंगे, वो तो कबाड़े के भाव जाएंगे। भाई प्लास, पेचकस, हथौड़ी किसी को खरीदे, तुमसे क्यों खरीदेगा? मार्केट से नया स्क्रू ड्राइवर खरीद ले। घिसा हुआ स्क्रू ड्राइवर क्यों खरीदेगा कोई? भाई किसी को वर्कशॉप गैराज शुरू करना है तो नए नए इंस्ट्रूमेंट रखेगा ना, पुराने घिसे हुए थोड़े। जितना घिसता है उतनी चूड़ी कम होती है, उसको उतना उसकी पकड़ मजबूत नहीं होती है। वैसा करके करते हैं, ठीक है। तो वो बेकार है, इसलिए हटा देते हैं। यहाँ तो हम सॉल्वेंसी की बात करें ना, पैसा आएगा जाएगा वाली बात कर रहे हैं, हट जाता है। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देते हैं। क्यों? हमें तो चाहिए ना कि पैसा एक्चुअली रियलाइज कितना होगा। और डाउटफुल हटा दो तो पैसा जो बचेगा एक्चुअली रियलाइज होगा, पैसा कर लेंगे। और एक जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें फिक्टिशियस एसेट हटा देते हैं, जो अनरिटर्न ऑफ लॉसेस वगैरह होते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये देखते हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन करते समय ऐसी परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइए देखें जरा। ये कहता है करंट रेशो, करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं और बैंकर्स रेशो भी बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं भाई ये। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रेशो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, इसलिए वर्किंग कैपिटल रेशो बोल दिया। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बोलेगा तो वो परफॉर्मेंस रेशो में चला जाता है, वो उसका फॉर्मूला ये नहीं है। ये तो प्योर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले का डिस्कशन हो रहा है। ये फर्म की एबिलिटी टू प्रॉम्प्टली मीट इस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वाला होता है, इसके बारे में बता रहा है। इनके बारे में भी क्वेश्चन अगर आया तो आया 1 मार्क का, अदरवाइज नहीं आता। इट शोज एक्सटेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ फर्म। बोले ना वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तभी तो वर्किंग कैपिटल निकल कर आती है हमारे पास। वो एक्सटेंट बताता है। ये हमें बताता है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ मार्जिन। मतलब अगर आपकी करंट एसेट्स ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, तो इसका मतलब आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे। इसलिए तो 2:1 बोला जाता है। उसको दरवाजे के बंद कर दो। अच्छा, ये रीजनेबल होनी चाहिए, ना ज्यादा हाई होनी चाहिए ना ज्यादा लो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ, ज्यादा हाई होने का मतलब है आइडियलनेस ऑफ फंड, आपका पैसा अननेसेसरी आपके करंट एसेट्स में ब्लॉक है, ज्यादा हाई। और ज्यादा कम का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म में क्या है, इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। ये परेशानी होती है इसकी, ठीक है। नहीं, ज्यादा होने से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बढ़ते नहीं है। ज्यादा हाई होने का मतलब है कि आपने अपने पैसे को अननेसेसरी कहाँ फिक्स कर रखा है, करंट एसेट्स में इन्वॉल्व कर रखा है। आपने स्टॉक ज्यादा बना के रखा हुआ है, जबकि आपको स्टॉक की उतनी जरूरत नहीं है। हम्म, जबकि आपको स्टॉक की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। वही हो। अब ज्यादा जरूरत नहीं है आपको स्टॉक की, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, वेरी हाई रेशियो implies heavy investment in current assets which is not a good sign as it reflects underutilization and improper utilization of resources। स्टॉक बढ़ा के रख लिया, डेटर ज्यादा हो गए, बीआर ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या? पैसा ब्लॉक ही तो है आपका, कैश फ्लो पढ़ के नहीं आए आप, ब्लॉक तो है पैसा आपका।
नॉर्मली कब सेफ मानी जाती है? 2:1। मतलब अगर आपके 2 लाख रुपए की करंट असेट्स और 1 लाख की करंट लायबिलिटी, तो 1 लाख की करंट लायबिलिटी करने के बाद 1 लाख बच तो रहा है आपके पास, उससे तो खर्चे निकालोगे आप अपने। इसलिए रेशियो फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, विच आर नॉट नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट विच आर नॉट करंट असेट्स, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। ठीक है जी। आओ लेकिन अब हम ढंग से पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, ये सब बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल का भी हमने चैप्टर 1 में डिस्कशन अच्छा खासा कर लिया था। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा सबको शायद, ऑनलाइन वालों दिख रहा है? Yes, sir. ये देखिए, ये करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक बात का ध्यान रखेंगे कि रेशियो एनालिसिस में देयर इज नो डिफरेंशिएशन। रेशियो एनालिसिस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स का ही पार्ट होते हैं, अलग हेडिंग नहीं होती है। देखो ना, इसलिए करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड करके दिखा रहे हैं, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स का पार्ट नहीं होते हैं। इवन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी किसका, करंट असेट्स का पार्ट नहीं होते हैं। वो करंट असेट्स में इंक्रीज डिक्रीज की तरह प्लस माइनस नहीं होते हैं। लेकिन रेशियो में ऐसा कुछ नहीं है, वो डिफरेंट टूल ऑफ एनालिसिस है, ये डिफरेंट टूल ऑफ एनालिसिस है। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर इंक्लूड होता है, देखिए आपको ये वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर हटा दी जाते हैं, उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया था। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो चाहिए होता है जिनसे हमें क्या किया एक्चुअली पैसा मिले। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब इसके अंदर चला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। अदर करंट असेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, फिक्टिशियस अनअमोर्टाइज्ड जो शेयर्स एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, उनको हम यहाँ इसके अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना जरा, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे और जब हम ट्रेड पेबल बोलेंगे, तो वो कौन से वाले ट्रेड रिसीवेबल होंगे? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। गुड्स बेची उधार में तो डेटर बन गए, डेटर से बन गए बीआर। गुड्स खरीदी उधार में तो बन गए क्रेडिटर, क्रेडिटर से बने बीएपी। लेकिन मशीनरी खरीदी उधार तो भी तो डेटर बनेगा, लेकिन वो ट्रेड रिसीवेबल में नहीं जाएगा। और उस डेटर ने अगर बीआर एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी ट्रेड रिसीवेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, मशीनरी खरीद ली उधार तो क्रेडिटर की बात हुई, और मशीनरी बेची उधार तो डेटर वाली बात आ गई। तो समझिए, अगर गुड्स उधार खरीदी बेची तो डेटर और क्रेडिटर और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बनते हैं। लेकिन अगर मशीनरी उधार खरीदी बेची तो वो अदर करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे, वो ट्रेड पेबल का पार्ट नहीं बनेंगे। ये मैं चैप्टर 1 में बता चुका हूं आप लोग। भाई साहब कहते हमने तो पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी दी है। अब आप देख रहे हैं कि ज्यादातर टीचर्स ने रिकॉर्डिंग देना बंद कर दिया है, एक मैं ही हूं जो दे रहा हूं, लेकिन उसको भी कोई यूज नहीं करता है। हाँ, कुकड़ू को ठीक है, कुछ नहीं करते। चलो देखें, तो ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स वही बताता है कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बीआर कौन से वाले यूज होंगे? जो बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके गुड्स से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड नहीं होंगे इसके अंदर। वो कहाँ जाएंगे? अगर ज्यादा पीरियड के लिए होंगे तो नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे, और कम पीरियड के लिए होंगे तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर, अलग हेडिंग के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर नहीं जाएंगे, अदर करंट एसेट्स के अंदर, या अदर नॉन करंट एसेट्स, या अदर करंट लायबिलिटी या अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का पार्ट वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। रीजन पता चल गया ना? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? आगे बढ़ते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स बेटा अनरिटर्न ऑफ लॉसेस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो एसेट्स होती है कोई हमारी? नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द क्लास आई आस्क यू हाउ वाज योर ट्रेन जर्नी, क्योंकि तुम बहुत हिल रही हो, बहुत हिल रही हो। हाँ, है ना, पैर भी हिल रहे हैं, खुद भी हिल रही हो। ठीक। करंट लायबिलिटीज वही जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, ये जो 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी जिनकी पेमेंट पे कोई अनकंडीशनल डेफर्ड नहीं हो, वो सब। लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, आप देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 4। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में क्या क्या आता है? ये 12 महीने के अंदर अंदर के लोन, डिपॉजिट्स और अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर। एक 12th का 11th का बच्चा आज मैंने कुछ पढ़वाया तो बोलता है सन्ड्राई क्रेडिटर। अरे मैंने कहा बेटा ये सन्ड्री होता है, कह रहा नहीं सर SUNDRY सन्ड्राई होता है। मैंने कहा सूरज को सुखाओगी तुम? नहीं, सन्ड्री।
मिसलिनियस। सन्ड्री का मतलब मिसलिनियस। कितना है? मान लो तुम्हारे 50,000 लोगों से उधारी चलती है, तो उन सबको मिसलिनियस डेटर्स बोल लेते हैं, सन्ड्री डेटर शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लीजिएगा जरा यहाँ पर। करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, याद है डिबेंचर जो है मैच्योरिटी के लिए होते थे, तब उनको हम अदर करंट लायबिलिटी में डालते थे। इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू ऑन बोरोविंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयरऑन, unpaid matured deposits and interest due thereon, unpaid matured debentures and interest accrued thereon, calls in advance, और कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग जैसे प्रोविडेंट फंड पेबल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेबल, पेबल मतलब जी आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सब किसके अंदर चले जाते हैं आपके करंट लायबिलिटी के अंदर। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसके अंदर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कोई भी और प्रोविजन, सब किसका पार्ट बनते हैं? शॉर्ट टर्म। प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी होते हैं वैसे, पर हम करंट लायबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे और लॉन्ग टर्म का डिस्कशन। एक कंसेप्ट जो आपको अकाउंटिंग में यूज नहीं करना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जनरली करंट एसेट्स को कहते हैं, और जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन आपको यहाँ 12th में अगर इस्तेमाल करना वहां तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बोल के इस्तेमाल करना। ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाली चीज। ये मैं नोट के आगे लिख लेता हूँ, ये नॉट एप्लीकेबल है, मतलब ये जो चीज है नॉट इन सिलेबस है, पता चला इसी को आपने मान लिया। मतलब हाँ, मतलब नहीं, पर ये सब समझाने के लिए कि सीनियर क्लास में आपको, जब आपको अजीब सा ना लगे कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया था, रियलिटी यही होती है। लेकिन 12th में आप वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा करके। तो हमने क्या सीखा कि जब हम करंट एसेट्स की बात करेंगे तो हम कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे, बताइए। करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे, बोलो। एक, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करके चलेंगे। तीन, फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, या अगर टोटल में है तो माइनस कर लेंगे। ऐसा कौन सी रेशो निकल आई आपकी? ये करंट रेशो। ठीक है जी। आइए देखते हैं क्विक रेशो। क्विक रेशो। क्विक रेशो के लिए मैंने सिटी का एग्जांपल दूसरे बैच में दिया था, और सिटी को खूब से भयंकर तरीके से हमने क्या करा था, डिस्ग्रेस किया था, बेइज्जत किया था। हाँ, नहीं, सीट को, पीछे वाले सीट को। इसके कान खुल के, बैम्बी, अच्छा बैम्बी की बेइज्जती, मजा आ गया। किसकी? क्यों? क्यों? ही इज अ वेरी डिसेंट गाय। रिकॉर्डिंग में कैसे भेजूं? ओके, ठीक है, ठीक है। आइए देखें। अब आती हैं क्विक एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट करना है, क्विक एसेट्स। ठीक है, बहुत ही मतलब ठीक है, डिसेंट। देखिए, मान लो सनत है, सनत के पापा ने बोला कि भाई मेरी ना एफडी है, एफडी फिक्स डिपॉजिट्स है, कल मैंने बैंक में जाके क्या करूंगा, लिक्विड में कन्वर्ट कराऊंगा। ठीक है। सनत छोटा सा बच्चा था, उसे समझ में आया, उसे मालूम था, उसे तो फिर रेशो पढ़ के क्या था, कह रहा लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड का मतलब लिक्विड तो उसे पता ही था। अब ये थोड़ी पता था कि लिक्विड का मतलब क्या होता है। और पापा की कम से कम 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ 50 डेढ़, मतलब करते करते करीब 12-13 करोड़ की एफडी थी। पापा को किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना था। इसने क्या करा, रात में पापा की फाइल से एफडी निकाली, बाथरूम में गर्म पानी गुनगुना करा और डंडे से घुमाना शुरू कर दिया। रात भर घुमाता रहा, घुमाता रहा, घुमाता रहा। वो एफडी क्या हो गई, लिक्विड हो गई। सुबह कहते हैं, पापा बेटा मेरी एफडी क्या? करा, पापा आई गॉट देम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। पापा ने मुंडी डुबा डुबा के पीटा, फिर इसे बाल्टी के अंदर डुबा डुबा के पीटा। इज इट? ये ऐसा हमने कल एग्जाम्पल सिटी के साथ लिया था, और दूसरे बैच के बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया था। तो सनत, लिक्विड करना इसे नहीं कहते हैं। लिक्विड का मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है। तो अब जरा समझिए कि हमारी करंट एसेट्स में से कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट जब हम चाहें तब नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। भाई स्टॉक स्टॉक क्यों है? क्योंकि वो बिकता नहीं है। और बिकता है तो क्या होता है, एंड ऑफ सीजन सेल या एंड ऑफ रीजन सेल बिकती है ना। ये भी मैंने एग्जांपल लिया था पहले कि भाई भरत एक दुकान, जैसे मैंने वो राहुल था वैसे ज्वेलर है, जैसे ये पीछे बैठा हमारा भाई साहब है ना, फेंकू भाई साहब। ठीक है, ये
जॉय लुकास और कल्याण ज्वेलर में जाके पहुंच जाते हैं, कहता है कि अब हमें खरीदना है सब कुछ। कल्याण ज्वेलर वाले ने क्या कर दिया था, करवा चौथ के दिन छूट लगाई थी 50+50 की, 50+50 की। ये भी किसी को बिन फेरे हम तेरे बना के ले गया, कहता वी वांट टू परचेज, ये भी पैक करो। पता चला कि कल्याण ज्वेलर सेक्टर 18 के वाले के पास 500 करोड़ की ज्वेलरी रखी थी। कहा सब पैक करो, पैक करो, पैक करो, पैक करो। खटाखट खटाखट बिल बन रहे हैं। और जब सब पैक हो गया तो इसने एक ट्रक बुलवा रखा। ट्रक तो खैर नहीं था, मतलब एक बुला रखी थी, एसयूवी टाइप की। सब अनलोड हो गया। लोगों को लगा अरबी का कोई शेख आया है, इतना खरीद रहा होगा। इन्हें क्या पता था, फटा पुराना आदमी नवेड़ा का ये। ठीक है। जब ये जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई साहब पैसे पैसे, कहते कौन से पैसे, 50+50, चाट हमारा गार्ड के गाल पे, 100% ऑफ। ये भाई ऐसा करता है, ऐसा आदमी है ये, देखो 50+50%, 100% ऑफ है। इनको और इनकी बिन फेरे हम तेरे वाले को भी धर लिया वहां पर। ठीक है। सेक्टर 37, सेक्टर 29 की पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, भाई साहब की पेशी हो रही है उधर, उठक बैठक लगा के मुर्गा बना हुआ है। ठीक है। और वो बिन फेरे हम तेरे कुकड़ों को बोल रही है, बेइज्जती हो रही है तुम्हारे, हंस क्यों रहे हो? ठीक है। सो भाई, स्टॉक 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 पूरी कीमत पे कभी नहीं बिकता, वो डिस्काउंट पे जाएगा ना, ऐसे थोड़ी बिक जाएगा वो। वैसे 50+50 का मतलब था 75% ऑफ। पहले 50%, फिर उसमें 50%, तो कुल मिलाकर 75%। कभी भूल की गलती मत कर देना, 50% 100% चलो लूट लो, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, इस तरह से नहीं होता है। तो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस। अच्छा, दूसरा दूसरा एग्जांपल और, तो हम क्या करते हैं, दो चीजों को कंसिडर नहीं करते, लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट। एक तो पूरी इन्वेंट्री, लूज टूस एंड सोर्स वेट तो हटा दिए थे पहले, पूरी की पूरी इन्वेंट्री हटा के किनारे कर दो, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल अब लेके चलते हैं। ठीक है। तुम बड़े उदास बैठे हो, चलो तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाते हैं हम। क्या नाम है तुम्हारा? मनन खंडेलवाल। मनन खंडेलवाल ने एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स किया, आईआईएम अहमदाबाद से इसने पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, एमआईटी वो वाली नहीं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से इन्होंने एमफिल करा इकोनॉमिक्स में, और पीएचडी करी इकोनॉमिक्स में। सीधा वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर लगे धूम ऐसे करके, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन इंडिया। इनके नैन मटके हुए फ्रेंच गर्ल के साथ भाई। ठीक है। फिरंगी लड़की, और मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे यहाँ पर तो ये। तो चलो ठीक है, उसने बोला कि ठीक है, हम शादी दो तरह से करेंगे, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के रिवाज से चलेगी, फ्रांस में फ्रेंच फ्रेंच मतलब क्रिश्चियन रिवाज से चलेगी। ठीक है। कोर्टशिप पीरियड जानते ना, मतलब कोर्ट, सगाई के बाद शादी तक का टाइम पीरियड। पर यहाँ तो सगाई वाली बात थी, कोर्ट में नहीं जाते ना, लगे भगवान, कोर्टशिप का मतलब कोर्ट नहीं होता गधा, नहीं, ये प्रभु उठा ले। मैंने गलत शब्द बोल दिया, मैं वापस ले रहा हूँ। लेट्स कम टू अनिल खंडेर। अरे थोड़ा खुश होने दो थोड़ा सा, खंडेलवाल बाबा, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब आगे सुनिए, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस, आगे सुनते हैं। अब क्या होगा, झन से टूटा सपना। इन्होंने क्या करा, अब क्योंकि लड़की फ्रेंच थी, इन्होंने क्या करा कि लाजपत नगर की तरफ डिफेंस कॉलोनी की तरफ एक फर्नीचर का शोरूम है, फ्रेंच लागौती है कि बोलते हैं उसको, फ्रेंच फर्नीचर वाला शोरूम है। इसने क्या कर दिया, 60-70 लाख का फर्नीचर का एडवांस, 20 लाख एडवांस देके अपने घर के सब कुछ, जो सब पर्दे रॉड किचन में सब कुछ फ्रेंच वाला बुला के बनवा दिया, कि भाई आएगी हमारे घर में रहेगी तो फ्रेंच एनवायरनमेंट उसे मिलेगा। सगाई से 1 महीने पहले बोलती है, आई एम नो मोर विद यू, फिनिश, खत्म। झन से टूटा सपना, झन से टूटा सपना। ठीक है जी, है। थोड़ी खुशी तो मिली उसको, झन से टूटा सपना। अब देखो क्या हुआ, अब ये बोलता है फ्रेंच फर्नीचर वाले को, भाई साहब बस, अब फ्रेंच तो आ नहीं रही कोई, ऐसा कि ऑर्डर कैंसिल। कहता भाई साहब क्या, तो पॉलिश पेंटिंग चल रही है, क्या बात कर रहे हो आप, कैसे, कैन यू कैंसिल दैट ऑर्डर। इसीलिए समझदार लोग कैंसिलेशन का क्लॉज लगाते हैं। तो कैंसिलेशन के क्लॉज में ये है कि अगर आप 2 महीने पहले कैंसिल करोगे तो इतना ये करोगे, या फिर फर्नीचर वाला कैंसिल करोगे तो 20% कट के, 50 लाख का 10 लाख कट के 40 लाख इसे मिल जाएगा। ये अपनी जिंदगी की शुरुआत करेगा, जर्मन, स्कॉटलैंड, स्वीडिश, फिनलैंड, कहीं ना कहीं से तो कर ही लेगा, है ना भाई, चेक्सलोवाकिया, है ना, क्रोशिया, है ना, यूक्रेन न चाहिए बस। और रशियन तुझे, यूक्रेनी दामाद बन के जाकर रशियन पीटेंगे फिर, वहां नहीं जाना, ये रशिया मत जाना। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, जो भी आपने एडवांस दे रखा है वो वापस नहीं मिलता, जब आपको जरूरत हो नहीं मिलेगा। ठीक है। मान लो इसने, कबीरा ने क्या कर रखा है, एडवांस टैक्स भर रखा है इनकम टैक्स में, ठीक है, एडवांस टैक्स। और फिर जब इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, कमिश्नर कहता है, कमिश्नर ब्रो मेरा एडवांस वापस कर, कहता आंख होते बताता हूँ तुझे मैं। ही विल नॉट गेट एनीथिंग बैक,
इसलिए तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे या लिक्विड एसेट्स की कैलकुलेशन करेंगे तो दो चीज हटा देंगे पूरी, एक इन्वेंट्री और एक एडवांसेस। कौन से? प्रीपेड एडवांस, चाहे वो एडवांस टैक्स ही क्यों ना हो, उसकी रिकवरी नहीं होती है, वो मुश्किल है उसे लेना। बाकी जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका क्विक एसेट्स कहलाएगा। एंड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, देयर इज नो सच क्विक लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी इज लायबिलिटी विच यू हैव टू पे। सिर्फ एसेट्स में होता है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, बाकी कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। चलिए नोट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। एंड आई एम रियली सॉरी टू तुम्हारे सपने तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम चुप रहो बेटा, तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आइए पढ़ लेते हैं क्विक एसेट्स के बारे में। दिस रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, इट इज यूज्ड टू टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म इन द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। फर्दर इट सेज, इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। The ratio is of a great importance for bank and financial institutions, not for the manufacturing concern. Decline in quick ratio indicator of over trading, which is harmful for the company and organization. और इंक्लाइन जो होता है बढ़ना, वो भी बहुत थोड़ा ठीक होता है। उसके बाद 1:1 आइडियल रेशियो मानी जाती है कि भाई हमने मतलब हमारे पास इतना पैसा तो हो कि हम अपने लायबिलिटी पे कर दें, बाकी तो डेटर वेटर से रिकवरी होती रहेगी। बट 2:1 तो करंट होती है ना, 1:1 क्या होती है? लिक्विड होती है। इसके बाद वाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स, हम क्या चीज ध्यान, हम इन्वेंट्री पूरी हटा देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांसेस टैक्स को भी हटा देते हैं। वो जो था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो तो ऑलरेडी हट चुका था। डेफर्ड मतलब आपका फिक्टिशियस एसेट्स ऑलरेडी हट चुका था। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बोलते हैं क्या, नॉन लिक्विड करंट एसेट्स की वजह से करंट रेशियो से ज्यादा अच्छा माना जाता है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को जज करने के लिए। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी बोलकर, और इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तीन नाम हो गए इसके, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, और क्या? हाँ, और एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड का मतलब ये नहीं कि बंदे को तुम डालो ड्रम में, सुबह निकाल के देखो, तो ऐसा नहीं है। एसिड का मतलब हम कहते हैं ना, दिस इज एन एसिड टेस्ट फॉर एनी पॉलिटिकल लीडर। जैसे मान लो अभी वो ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो ट्रॉस थी, क्या नाम था उसका, जो कुछ दिनों के लिए आई थी, 2 महीने के लिए आई थी, लिज 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 ट्रॉस थी, लिजा ट्रॉस थी जो। हाँ, अब तो अब, हाँ अब ऋषि सुनक था, तो ऋषि सुनक के लिए एसिड टेस्ट है, समझ लीजिए, एक न्यू पार्टनर प्राइम मिनिस्टरशिप इज एसिड टेस्ट फॉर ऋषि सुनक, ऐसा करके बोलते हैं। क्विक एसेट्स अपन में क्विक लायबिलिटी होती है। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं भाई? इन्वेंट्री माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो, या फिर कैश जोड़ दो, बैंक जोड़ दो, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड रिसीवर, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रीपेड, एक्सक्लूडिंग एडवांस टैक्स, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री को जोड़ा ही नहीं है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं अभी। चलिए इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, अभी हम कुछ और चीज सीखेंगे, फिर जाके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे, वरना नहीं। अरे तुम्हारे पास पैसा 1 लाख है, तुम्हारी लायबिलिटी 1 लाख है, बहुत तो है इसलिए। और ये सेटिस्फैक्टरी मैंने नहीं बोला, ये इंडस्ट्री का कंडीशन है। इंडस्ट्री बोलती 5:1 है, तो 5:1 होती। इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री का एक पैटर्न है। ये देखिए, अकाउंटिंग कोई साइंस थोड़ी है, सोशल साइंस है। कल को कॉर्पोरेट या कंपनीज एक्ट, या कल को कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कल को स्टॉक एक्सचेंजेस, या कल को सेबी, या कहीं से भी कोई गाइडलाइन आ जाए कि भाई क्विक रेशियो इंडिया में 2:1 लेनी है, तो हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, 2:1। हमारे देश में गाड़ियां जो होती हैं, उनके आगे जो क्रैश गार्ड है वो लगाना अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है, बिल्कुल ठीक है, लीगल है। हो सकता है वर्ल्ड की कोई कंट्री हो जहां पर क्या क्रैश गार्ड लगाना अलाउ हो, हम क्या जाने। तो ये क्या होते हैं? रिलेटिव चीजें होती हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं रिलेटिविटी। हाँ, रिलेटिव रिलेटिव चीज होती है, देश जगह के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप तनुश्री या लक्ष्य, ये बाकी लोग समझ पा रहे होंगे इन चीजों को। ठीक है, आगे देखें जरा। एक छोटी सी चीज समझिए, कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व सरप्लस, बस ये आ गया। ठीक, और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है अगर कैपिटल एम्प्लॉयड? तो पार्टनरशिप में जब हमने बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो क्या होती थी? पार्टनर्स की क्या, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल, उसमें रिजर्व सरप्लस जोड़ देते थे, नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस कर देते थे, ओल्ड गुडविल माइनस कर देते थे, या प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस माइनस कर देते थे। गुडविल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ये, सुन रहे हैं? ए बाबा, गुडविल वाले चैप्टर में। ठीक है,
लेकिन हमने उस समय भी बताया था आपको क्या, कि जब कंपनी पढ़ेंगे तब हम, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होगा ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। क्या, अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ेंगे कंपनी के केस में तो क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, हम इन चीजों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको, दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुई, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बॉरोइंग, बच गया करंट लायबिलिटी, इसे उठा के यहां भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। या ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, सब नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दिस इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होता है जरा देख लेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर फंड का अच्छा खासा इस्तेमाल अभी आने वाला है। तो जस्ट पेज नंबर 10 पे जाइए फटाफट से, नोट्स के पेज नंबर 10 पे जाइए फटाफट से। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? क्या भाई ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? Yes. हाँ, नॉन करंट एसेट्स, हाँ नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्या बन गया आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। ठीक है जी, आओ देखें जरा। या फिर हमने क्या कर दिया, अगले पेज पे चलिए, 11 पेज पर, नेट फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट स्टेट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म एडवांसेस प्लस अदर नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। या हम बोले क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो भी क्या हमारा बना, क्या बनना तब भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड बना। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। सिटी तुम कल भी सो रहे थे, आज भी सो रहे हो, जाग भी तो नहीं रहा। ठीक है, इतना प्यार से मत देख बेटा, उससे मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा ठीक है चलो, मतलब जन्मजात हिटर, वो हिटर है बेटा बहुत बड़ा। अच्छा चलो, हम क्या, मैं ठीक है खुश हो रहा है वो हाँ, गजब बेइज्जती हो रही थी। चलो, नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नेट फिक्स एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इनमें अनअमोर्टाइज्ड फिक्सेस हटा देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज समझिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट भी सीख लें आप, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है यहाँ पर फिर भी समझिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद लेना अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। ठीक है, करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकते हैं वो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर में पैसा ले लिया। अब मुझे बताइए बिजनेस में क्या इस्तेमाल होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल करेंगे, नॉन ट्रेड को शामिल नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का किसी ने रेशो पढ़ लिया होगा ना, तो आरओआई का फॉर्मूला जो होता है, जब आरओआई की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं प्रॉफिट के अंदर से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के जोड़ बनाते समय हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट क्यों इंक्लूड करेंगे, वो कॉन्सेप्ट वहां लगता है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये तो हो गया हमारा कौन सा एसेट साइड अप्रोच, जरा नोट्स को देखिए, लायबिलिटी साइड अप्रोच। देखो भाई, जहां जहां मैंने एनए लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 11 पे हूं मैं, एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आपकी इक्विटी शेयर में रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया, आपको मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिक्टिव कुछ नहीं है ये। पर आप तो 12th पढ़ रहे हैं ना भाई, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ये सारे रेशो, उसके अंदर सब इंक्लूड होगा। वहां थोड़ी सीबीएसई का सिलेबस चलेगा, वहां तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है वो चलेगा ना। तब ये फार्मूला आपको ऐसे इस्तेमाल करना होगा, तभी फार्मूला इस तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले में इक्विटी जोड़ दें, रिजर्व सरप्लस जोड़ दें, शेयर होल्डर फंड आ गया इक्विटी, इसमें प्रेफरेंस शेयर जोड़ दें तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड आ गया, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो याद है ना नॉन करंट लायबिलिटी, देख रहे हो, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर दें, इधर देखिए, सॉरी मैं गलत बोल गया था, यहाँ देखिए, ये है आपका शेयर होल्डर फंड जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस जुड़ा हुआ है, और ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म, इनको जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। इज इट ओके विद एवरीवन? कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया, सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन ध्यान रखनी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चलना। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कंसेप्ट में। अच्छा, इसके और अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस को जोड़ दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दूं और नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस कर दूं, नॉन ट्रेड एसेट्स सिलेबस में नहीं है,
तो आपको सिर्फ क्या करना है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ देनी है। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दें, नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस कर दें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं क्या करूं, शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दूं, डेट। ये शेयर होल्डर फंड है ये वाला, और ये डेट है। नॉन करंट लायबिलिटी को डेट भी बोला जाता है। इन दोनों को जोड़ दूं तो भी हमारे पास क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ठीक है जी। नॉन ट्रेड एसेट्स क्या क्या होते हैं जरा समझना, कई बार पूछ ले वाइवा में वाला एग्जामिनर आपसे। ये होती है एडवांस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट्स खरीदनी थी और एडवांस दे दिया। अब बताइए, एडवांस 20 करोड़ का चला गया, फिक्स एसेट्स 50 करोड़ की थी, तो ये 50 करोड़ जो है, जब तक आपकी एसेट्स पूरी नहीं होती, आपके लिए कोई यूज है, प्रोडक्टिव यूज है उसका, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एडवांस बोलते हैं। और इसे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि तो बिजनेस में लगा ही नहीं, इससे तो प्रोडक्शन रिटर्न कुछ निकल ही नहीं रहा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सब क्या कहलाती है, नॉन ट्रेड एसेट्स कहलाती हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट या नॉन करंट दोनों वाले, तीन चीजें नॉन ट्रेड के अंदर जाती हैं। ये आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, आपके सिलेबस का पार्ट वैसे ये नहीं है। ठीक है जी। थोड़ा सा और चलते हैं आगे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, अनअमोर्टाइज्ड शेयर इशू एक्सपेंसेस, नॉन करंट या करंट किसी भी कैटेगरी में थे। और नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ है भाई, नोट लिखा है ना मैंने यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल, देख रहे हैं नोट, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम, तो वो आइटम आपको नहीं ध्यान रखने। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि आप शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया। अब जरा थोड़ा सा जोर डालते हैं किस पर, शेयर होल्डर फंड पर। पेज नंबर 4 पे दोबारा पहुंच जाइए। सॉरी, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही मतलब होता है इसका, नेटवर्थ। इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट एप्लीकेशन मनी, एनए एनए हटा दीजिए सारा। इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस, और क्या कर दिया, प्रेफरेंस शेयर, तो क्या निकला है, शेयर होल्डर फंड निकल आया, आसान है। इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस, तो शेयर होल्डर फंड निकल आया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर रिजर्व सरप्लस जोड़ दो, फिक्टिशियस माइनस कर दो, तो भी क्या निकल आया, वही ये निकल आया। या फिर, या फिर देखिए जरा, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, तो भी क्या निकलेगा, शेयर होल्डर फंड ही तो निकलेगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, क्योंकि टोटल लायबिलिटी में तो ये भी इंक्लूड है। टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली कर दूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, शेयर होल्डर फंड बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। या तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दूं मैं, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। बस यही तो बोल रखा है उसने, अलग से थोड़ी कुछ बोला है। गॉट इट। चलिए देखें जरा, दोबारा देखते हैं इसको। तो ये आपको एक्सप्रेशन जो है समझ में आएंगे। ये एवरी पॉसिबल पॉसिबिलिटी यहाँ डाली गई है, देखे ना। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स, टोटल डेट का मतलब एक्सटर्नल होता है, कैपिटल को मैं डेट नहीं बोल सकता कभी भी, ये आपने माइनस कर दिया। और थोड़ा ऊपर चलें जरा, शेयर होल्डर फंड किसके बराबर है, देखिए पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर चल रहा है ये, पेज नंबर 5 राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, देखिए आपके सामने कि शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दिया, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें डेफर टैक्स एसेट्स नॉन ट्रेड वगैरह सब माइनस कर दिया, करंट एसेट्स जिसमें नॉन ट्रेड एंड फिक्टिशियस माइनस कर दिया, माइनस कर दी नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल एसेट्स में नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दी। ये दिख रहा है ना, नॉन करंट प्लस करंट, ये देखो यहाँ पर, ये एक थोड़ा सा, ये जो है ना, आपके जो नोट्स में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, ये नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटी, प्लस करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है ना, हाँ, नॉन करंट लायबिलिटीज। नहीं वो नहीं थी, नहीं थी ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ब्रैकेट के अंदर होती तो फिर प्लस होता।
पर ब्रैकेट के अंदर नहीं था ना, या तो आप ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए या दोनों को माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं, तुम माइनस कर लो, अलग अलग रखो यार, ब्रैकेट के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा, पता चला कोई गलती से ना प्लस कर जाए उसको, नहीं, नॉन करंट करंट दोनों माइनस करेंगे, यू विल गेट द सेम। अरे वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होना चाहिए था, अब ब्रैकेट बंद होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में, ऐसे करके ऑनलाइन वाले देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज ब्रैकेट फिर माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा करके कर देंगे आप, ठीक है, दिस इज फाइन। शेयर होल्डर फंड कैसे निकल रहा है, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स इंक्लूडिंग और नॉन करंट लायबिलिटीज, और क्या कर रहे हैं, अब जो लास्ट वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पर, ये ब्रैकेट के अंदर कर रखा है, ये बात ठीक है, शेयर होल्डर फंड ऐसे भी निकलता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी मेरा शेयर होल्डर फंड निकल आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होती है, अभी बताया था मैंने आपको, एडवांस और परचेज फिक्स एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट ट्रेड, नॉन करंट नॉन ट्रेड एज वेल एज करंट, ये सब आपके यहाँ से चलते हैं। तो अब ये हमारा पार्ट पूरा हो चुका है। अब आप जरा समझिएगा कि हमने क्या क्या चीज रिवाइज करी या हमने क्या क्या चीज सीखी, ठीक है, थोड़ा सा भारी और बोझिल लगता है लेकिन चीजें हाथ में रहती है, कंट्रोल में रहती हैं। सबसे पहले हमने सीखा लिक्विड रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज में दो, मतलब हमने बोला कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दो रेशोज की बात करी थी, एक तो बोली करंट रेशो और एक बोली क्विक रेशो। करंट असेट्स के अंदर करंट रेशो एंड क्विक रेशो, करंट असेट्स के अंदर हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड हटाई थी, एक तो पूरा लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर हटा दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर दिया था, फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड करके रखा था, ठीक है, और अपॉन में करंट लायबिलिटी करा, यू गॉट योर आंसर। इसको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बैंकर्स रेशो भी बोलते हैं, ठीक है, और करंट रेशो भी बोल के चलते हैं। दूसरी रेशो क्विक रेशो, करंट एसेट्स में से पूरी इन्वेंट्री हटा दो, पूरे एडवांस हटा दो, जो बच जाएगा क्या, क्विक एसेट्स, और अपॉन में क्विक लायबिलिटी, अपॉन में करंट लायबिलिटी, दैट इज व्हाट योर क्विक एसेट्स, क्विक रेशो बन जाती है, ठीक है जी। वो पहली वाली 2:1 होनी चाहिए, दूसरी वाली 1:1 होनी चाहिए। फिर हमने सीखा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, शेयर होल्डर फंड इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस जोड़ के प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी साइड, और टोटल एसेट्स नॉन करंट प्लस करंट माइनस करंट लायबिलिटी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर दूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड निकालने के अलग अलग तरीके हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिए थे, ठीक, दो रेशो आपको पता चली, इन पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बस सिर्फ 5 मिनट में हम शुरू करेंगे, तब तक थोड़ा सा और नन्ना मुन्ना सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। कैसे तुम्हें ब्रेक करना है मुझे, यू यू नीड आई हैव टू ब्रेक यू अप इन द पीसेस, नहीं, क्या चीज, आइए देखिए, इधर देखिए, इधर देखो, अच्छा चुप रहो, तुम बोलता रहता है, आइए कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, आपके बचपन में जाएंगे आप थोड़ी देर में, ठीक है, आपके बचपन में, आइए देखें, इधर देखो, इतना प्यार से मत देख बेटा उसको, वही हो जाएगा फिर, देख ले, अरे इधर देखो, डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब हमने शॉर्ट टर्म की बात करी तो हमने करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स की बात करी ना, अब जब हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो विल इंक्लूड एवरीथिंग। तो चलिए सबसे पहला कंपैरिजन, ये डेट है, ये डेट है, और डेट का कंपैरिजन मैं कर रहा हूं इक्विटी के साथ, तो मेरी जो पहली रेशो बनती है वो बनती है नंबर 1, क्या, डेट इक्विटी रेशो, ठीक है जी। और फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी, एंड यू नो वेरी वेल, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, पहली रेशो डेट इक्विटी आ गई। दूसरी रेशो देखें जरा, अब मुझे बताइए कि ये जो एसेट्स हैं, सुनो सियांशी सुन लीजिए, उसकी बातों में मत आओ, उसने कल पढ़ा था, सुनो, ये जो एसेट्स हैं, एसेट्स, इनके मालिक ये लोग हैं या इनके मालिक वो लोग होते हैं, एसेट्स के ओनर, ये वाले, ये वाले लोग, ठीक है। तो ये है क्या, ये यहां से यहां कंपैरिजन हो गया हमारा, किसका यहां से यहां कंपैरिजन बना, देखिए यहां से यहां कंपैरिजन बना, ये दूसरा है, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी रेशो, क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। दूसरी रेशो बनी आपकी कौन सी,
प्रोपराइटरी रेशो, यानी कि फॉर्मूला बना प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोपराइटर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है जी, हाँ, बता दिया। हाँ, प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तीसरी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तीसरी रेशो। ठीक है इसको बोलते हैं तीसरी टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। कितना आसान है, टोटल एसेट्स, नोट्स करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है टोटल एसेट्स अपॉन में क्या, डेट। दिस इज टोटल एसेट टू डेट रेशो। ठीक, अच्छा, ये तीन से तो बन गए डोरेमोन की शक्ल, बन गई ना। डोरेमोन, डोरेमोन हिंदुस्तानी बिंदी लगा के सुहागन डोरेमोन है ये ठीक है, बन गया ना, इसे ध्यान रखना। डेट अपॉन में इक्विटी, टोटल क्या, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर घूम रहे हैं, देखो सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर से चल रहा है। चौथी रेशो आपके पास आती है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आओ जरा समझते हैं ये क्या होती है। इंटरेस्ट कौन सा, शॉर्ट टर्म वाला तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से भूल जाइए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो, और समझिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होता है, क्या वो डिविडेंड से पहले दिया जाता है, डिविडेंड के बाद दिया जाता है, पहले। क्या वो टैक्स से पहले दिया जाता है, टैक्स के बाद दिया जाता है, पहले। तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यू गॉट द रीजन। तो क्या लिखते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं इसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा अभी एक चीज, अभी थोड़ी देर में जब मैं अब नोट्स को दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा आपको कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब होता है, प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड का क्या मतलब होता है, अभी बताऊंगा। बोलो इसका लॉजिक सुनो। हम ये जानना चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट हैं या नहीं। उसका एक बड़ा पैरामीटर होता है, क्या मैं अपनी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग को टाइम पे पे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्या मेरा प्रॉफिट कौन सा वाला, आफ्टर वाला नहीं, बिफोर वाला। आफ्टर में तो माइनस हो रखा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड। देखो बेटा समझना, पहले आप सारे चार्जेस, इंटरेस्ट से चार्ज माइनस करते हो, फिर आप टैक्स को माइनस करते हो, फिर आप एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड और रिजर्व करते हो। तो क्या वो प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स है, बिफोर डिविडेंड है, वो कितना परसेंट है आपके इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के। तो इसीलिए शॉर्ट, इसीलिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में आती है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं। दिस इज थर्ड फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, चौथा फॉर्मूला आपकी बुक्स में क्या है बताइए, नंबर 4। पांचवा फॉर्मूला जो नया वाला है वो क्या है बताइए, डेट टू, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। जरा बताइए क्या है ये, डेट अपॉन में क्या हो गया ये, कैपिटल। और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी आता है, और आपको क्या निकालना आता है। अब जो वाली बीएससी वाली को मैं यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रहा अभी। तो आप देख रहे हैं, आपने कुल मिलाकर 7 रेशो सीखी। अब बिना रटने वाले तरीके से जरा रिकैप्चुलेट करें। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट रेशो। 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, लूज टूल्स में स्टोर एंड स्पेयर्स इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे चलेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को हटा के चलेंगे। क्विक एसेट्स की अपॉन में करंट, क्विक एसेट्स में क्या होता है, पूरी इन्वेंट्री हटा दो, पूरा प्रीपेड हटा दो। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी दैट इज देयर, वो 2:1 या 1:1। पहली रेशो डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो। दूसरी प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तीसरी रेशो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। इतने में डोरेमन दिख जाएगा आपको। उसके बाद आप उससे पूछिए भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है, तो वो बता देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला नहीं, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अगली रेशो है डेट टू कैपिटल, बड़ा सिंपल सा, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी। 5 ये और 2 करंट और 9 वाली। राजा बाबू हट गई, 5 ये हो गई और 2 वाली 7। अब ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक, कल भी बैठा था बच्चा ये और आज ही बैठा है। क्लियर है। चलो उन रेशो को एक एक बार पढ़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे फिर। क्या, नो नो नो, नो ब्रेक प्लीज। इफ यू वांट टू गो आउट यू कैन गो आउट।
तुम कल भी नहीं पढ़े थे, तुम आज भी नहीं पढ़े हो। ये आप अपने सामने देखिए जरा। ब्रेक हो गया, अब तो ब्रेक मिल गया ना, ठीक है। हाँ, आइए देखें। कोई दुनिया छोड़ रहा है, कोई कोई दुनिया छोड़ रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, सही बात है भाई। आइए देखें, चलो। डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, लायबिलिटीज प्रोप्राइटरशिप रेशो, ये रेशो बताती है क्या रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड उनका। भाई देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म फर्म ज्यादा है शेयर होल्डर फंड से, तो इसका मतलब आपका बिजनेस दूसरे के कब्जे में जाने वाला है। क्लियर है ना ये बात? यूर गोइंग टू लूज द कंट्रोल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस आपके ऊपर क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, आपके पास डेट ट्रैप बढ़ जाएगा। लो डेट इक्विटी, अगर ये रेशो अगर ज्यादा होती है तो खतरे की घंटी, और कम है तो क्या है, बेनिफिशियल है भाई। डेट इक्विटी रेशो कम मतलब क्या है, मतलब डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है, आप बिजनेस में होल्ड कर रहे हैं, कमांडिंग पोजीशन में। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं, वहां करंट असेट्स वाला बेटा, एक बात समझ जरा। करंट असेट्स और करंट वाला लॉ किसकी बात लेके चल रही हो आप? हम्म, हाँ। वो पता है किससे रिलेटेड लॉजिक था? वो लॉजिक था आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने वाला लॉजिक। कि आपके हाथ में इतना पैसा तो रहना चाहिए कि आने वाले को चाय पानी लिमका फेंटा ब्रेड पकौड़े खिला सको, उतना तो पैसा रहे आपके हाथ में। यहाँ थोड़ी है ऐसा। डेट और इक्विटी देखो, आपके पास 50,000 करोड़ की एसेट्स है, लेकिन आपके पास वर्किंग कैपिटल शून्य है, तो आप डूबोगे। कैफे कॉफी डे वाले की यही साथ यही हो रहा था। लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, मार्केट से लोन नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी उसके बाद 10-10 20 हजार करोड़ की, 30,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके पास। तो तो वहां करंट असेट्स की पोजीशन और करंट लायबिलिटी की पोजीशन को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ डेट और इक्विटी का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक बिजनेस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके पास डेट ज्यादा हो इक्विटी के मुकाबले। ठीक है, यही हाल अभी किसका, अनिल अंबानी भाई साहब का है। मुकेश अंबानी का नहीं है ऐसा, तो वो बिजनेस में आने जाने वाली सिचुएशन होती है, होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के पेरेंट्स ने होम लोन पे घर लिया है किसी के, तुम में से बताओ किसके ने ले रखा, ले रखा होगा ना। ठीक है, कितने का घर होगा, मतलब वैसे ही बता दें। 3 करोड़ का घर होगा, ठीक है। उनकी जो इनकम है, क्या मंथली इनकम है 3 करोड़ या सालाना इनकम 3 करोड़ है? नहीं है ना। लोन बैंक हमें कब देता है, हमारी इनकम का 50 गुना या 100 गुना पे लोन देता है हमें, इतना मल्टीप्लाई करके देता है। तो मान लो मैंने 1.5 करोड़ का घर खरीदा या इन्होंने 3 करोड़ का घर खरीदा, तो उनकी इनकम जो साल की होगी 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक होगी, या उससे कम ही होगी। ठीक है, अगर स्त्री होती तो फिर हम 3 करोड़ का कर्जा क्यों लेते। तो अब एक कॉमन ह्यूमन बींग, उसका क्या है, उसके डेट तो बहुत ज्यादा है, इक्विटी नाम पे तो क्या है, घर ही तो है, वो भी बैंक का है जब तक हमारा लोन नहीं चुकता होता। तो बिजनेस में क्या हो जाता है, लोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपकी इक्विटी के मुकाबले। तो वो सिचुएशन को जज करने के लिए कहीं अलार्मिंग तो नहीं है, हम डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटे से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो इक्विटी बड़ी होगी ज्यादातर, तो तभी तो बोल रहा है अगर रेशो कम हो तो ज्यादा अच्छी है। और आगे चलते हैं। ऑनर के परस्पेक्टिव से यूज ऑफ डेट याद है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पर। यूज ऑफ डेट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, उसे कहते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो डेट कंपोनेंट इसलिए लगाने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस में डेट कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, डेट कंपोनेंट इन द टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इज स्मॉल आउटसाइडर फील मोर सिक्योर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर विद लेस डेट एंड मोर इक्विटी इज कंसिडर फेवरेबल, इससे चांसेस ऑफ बैंकरप्सी घट जाते हैं। और सुनो, ये क्या बोला हुआ इसने, ज्यादा अच्छा क्या है कि अगर आपके पास उसके बाद 2 डेट और 1 इक्विटी है, तो आप ठीक बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन में चलेंगे हिंदुस्तान के नॉर्म्स के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यूएस में और यूरोप में शायद नॉर्म्स अलग हैं, हमारे देश में तो यही चलता है। ठीक, ऐसा करके थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, और इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में इक्विटी, इसे शेयर होल्डर, अच्छा, दिस रेशियो इज आल्सो कॉल्ड प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, देखो आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है पेज नंबर 5 में। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कौन कौन सी वाली, डिवेंचर बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, मॉर्गेज लोन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सच एज प्रीमियम रिपेबल, पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब तो डिवेंचर भी पढ़ लिया, अब तो शेयर भी पढ़ लिया, अब चीजें समझ में आती है ना। अब सोचो जिनके स्कूल में सीधे थर्ड बुक से शुरुआत होती होगी, उन लोगों का क्या होता होगा। उस समय तो तकलीफ होती है, बट नाउ दे आर कंफर्टेबल, क्योंकि अब तो उनका रिवीजन हो रहा है और एक दो बार टेस्टिंग हो भी चुकी है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका था, इसलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगली रेशो पे चलते हैं। अगले पेज पे पूरा शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना दिखा रखा। प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकलती है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में क्या? टोटल एसेट्स। अरे प्रोप्राइटर की तो है टोटल एसेट्स, पीछे दिख रहा होगा आपको सामने। ये क्या कहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये जो सिनोनिम्स है ना इनका भी ध्यान रखेंगे आप लोग, शाश्वत जाग जाइए। इक्विटी एसेट्स रेशो, रेशो टू नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो, ये सब इनके अलग अलग नाम है। ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक शेयर होल्डर आपके बिजनेस को ओन करते हैं। ये रेशो हाईलाइट करती है जनरल फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं, जनरल फाइनेंसिंग पोजीशन ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशो, फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंसिंग। आपके डेट से फाइनेंसिंग हो रही है, इक्विटी से फाइनेंसिंग हो रही है, उसकी बात करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिटर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर की परसेंटेज ज्यादा है किसमें, एसेट्स में, तो बिजनेस आपका क्या है, कंट्रोल रहेगा और सेफ रहेगा। दिस रेशियो भी नॉर्मली मोर देन 50% वो अच्छी मानी जाती है। इससे कम होगी तो क्या मानी जाएगी? वो ठीक नहीं माना जाएगा। अच्छा, और ये if the ratio is below 50%, it is alarming. It means creditor may lose heavily in the event of liquidation of the firm. Proprietors fund upon में total assets, या shareholder fund या total shareholders equity upon में total assets। अगली रेशो हमने बोली क्या? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ये रेशो आपकी प्योर रेशो की फॉर्म में आती है, 3:1 या 2:3 की रेशो में। मतलब इसे आइडियल रेशो मत मान लेना, ये तो मैंने एग्जांपल बताया, 2:3, 1:1 ऐसा करके रेशो में मानी जाती है, ठीक है। ये डेट इक्विटी रेशो का ही एक वेरिएशन है। और अगर रेशो हायर है तो इसका मतलब है आपने डेट देखो, रेशो क्या है आपकी, टोटल एसेट्स टू डेट। अगर रेशो ज्यादा तो मतलब एसेट्स ज्यादा है, आपके डेट कम है, मतलब आप सेफ है। रेशो कम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डेट बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए क्या सिचुएशन अलार्मिंग है, आप इंसॉल्वेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो। A lower ratio represents risky financial position. While calculating this ratio, loose tools and stores and spares will be included in current assets and non-trade fictitious assets will not be। इसको थोड़ा सा अभी होल्ड करके रखेंगे, इसको मैं एक बार वेरीफाई करके आपको जो कंबाइन क्लास होगी ना उसमें बताऊंगा। इस पर मैं थोड़ा सा अप्रीहेंसिव हूँ, इसलिए इसको हम अभी एलिमिनेट करके रखेंगे, अगली क्लास में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। दूसरे ग्रुप में मैंने रोक के चला था। टोटल एसेट्स अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट से आप अपना काम करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, क्या होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब एक बच्चे ने पीछे से आवाज, ये शायद मुझे लगता है सियांशी नहीं कुछ बोला था। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ओनली इंटरेस्ट हैज बीन डिडक्टेड, अभी डिविडेंड और अभी टैक्स और डिविडेंड बचेगा। नीचे देखो सामने लिखा है पेज नंबर 6 पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड का मतलब क्या है? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड। तो भैया अगर मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर बनाना है और हमें आफ्टर डिविडेंड दे रखा है, तो पहले डिविडेंड जुड़ेगा, फिर टैक्स जुड़ेगा, फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा। अगर आफ्टर इंटरेस्ट है तो क्या करेंगे? सिर्फ इंटरेस्ट जुड़ेगा, बिफोर इंटरेस्ट। और अगर आफ्टर टैक्स है तो क्या जुड़ेगा? पहले टैक्स जुड़ेगा, फिर इंटरेस्ट जुड़ेगा। ये इसका मतलब। और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आपके सामने है। आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं लॉन्ग टर्म डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है जी। और फॉर्मूला आपका क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। हायर रेशो रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है, लोअर रेशो करती है आप सेफ्टी कवर आपका अच्छा है लॉन्ग रन में, ठीक है। ये हुई आपकी सारी की सारी कौन से रेशोज? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्विक रिवीजन है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं, और बैंकर्स रेशो नहीं, और क्या बैंक इसको, हाँ बैंकर्स रेशो बोलते हैं, हाँ ठीक, वर्किंग कैपिटल बैंकर भी बोलते हैं। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल हटा के चलना है, आपको लूज टूज एंड सोर्स हटा के चलना है, और 50 से आपको माइनस करके चलना है, दैट इज देयर। अगली रेशो, क्विक एसेट्स में से दो चीज माइनस कर दीजिए, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड अपॉन में करंट लायबिलिटी, चिल। अगली रेशो देखो, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, ठीक है। दूसरा प्रोप्राइटर रेशो, प्रोप्राइटर फंड। तीसरा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेट प्रेफर बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और अगली रेशो आ गई क्या? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होगी कुल मिलाकर कितनी रेशोज आपकी?
7 रेशो और आपके सॉल्विंग मतलब 50% रेशो एनालिसिस आपका खत्म हुआ। बुक खोलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, जल्दी से अपनी बुक खोलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्या ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अमान्या को, अजय को, या लक्ष्य या तनुश्री को? नो सर। Yes, sir. नो सर। यस सर बोला कोई बच्चा? यस सर बोला कोई? इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे आप। ये कहते हैं करंट रेशो निकालो। आपके पास क्या है? आप करंट असेट्स में क्या क्या चीज जोड़ेंगे? आप ट्रेड रिसीवेबल जोड़ेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, मशीनरी तो नहीं जोड़ेंगे, हाँ है ना? अच्छा, बिल्स पेबल क्रेडिटर में क्रेडिटर जोड़ेंगे, डिवेंचर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तो लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेंट्री जोड़ेंगे क्योंकि क्विक नहीं बोल रहा है, और एक्सपेंसेस पेबल जोड़ देंगे, तो करंट असेट्स भी निकल आए और करंट लायबिलिटी भी। सर इन्वेंट्री जोड़ेंगे? हाँ बेटा जोड़ेंगे, क्विक रेशो थोड़ी बोल रहा है, अच्छा, क्विक रेशो नहीं बोल रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसे करिए आप और इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट लगाइए, ये अपने आप करिए एक बार, देखिए कैसे होता है। देखिए देखिए ध्यान से, मैं सब कुछ निकलवाता हूँ, रुक जाइए। एक रूल बनाइए अपने दिमाग में, हमेशा एक अपने दिमाग में कंसेप्ट लेके चले कि हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है। किसकी तरफ? नोन से अननोन की तरफ चलना है। ठीक, चलो नोन से अननोन की तरफ चलना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आप करंट जब भी क्वेश्चन आए करंट रेशो अपॉन में करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी जरूर कर दीजिए। फॉर्मूला लिखेंगे कम से कम आधा नंबर 1 नंबर तो मिल ही जाएगा फॉर्मूला लिखने का। अगर कुछ ना याद है तो फॉर्मूला तो याद करवा ही दिए ना, रटवा दिए है ना। अच्छा चलते हैं। टोटल एसेट्स आपके सामने है, फिक्स एसेट्स आपके सामने है, नॉन करंट एसेट्स है आपके पास, नॉन करंट शेयर। अच्छा 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 समझ में आ गया। देखो अब आप मुझे बताइए, जरा ध्यान से समझना, टोटल लायबिलिटीज किसके बराबर होता है? अबे रुक जाओ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज और प्लस करंट लायबिलिटीज। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना? होता नहीं होता? वो देखो सामने फॉर्मूला पड़ा है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन है, कुछ अलग नहीं है। आपके पास क्या गिवन है? आपके पास टोटल लायबिलिटी तो है ही नहीं। आप जानते हैं क्या कि टोटल लायबिलिटी बराबर किसके होती है? टोटल एसेट्स की होती है, हाँ या ना? इस बात से एग्री करते हो नहीं करते? तो अब मुझे बताइए, टोटल एसेट्स जब टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है तो क्या करूंगा मैं? मेरा जो आंसर बनेगा टोटल, ये वाला क्या बनेगा इधर? व्हाट इज योर टोटल एसेट्स? 7.5 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड कितने का? 5 लाख रुपए का, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितने की? 2 लाख की, 20,000 प्लस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन हियर, ये 7 है, ये 7, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.5 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2,50,000। आपका एक कंपोनेंट आ गया। किसी को कोई दिक्कत इस बात पर? ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए था, ये इक्वेशन। हाँ क्या दिक्कत है? ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात, टोटल एसेट्स, हाँ बोलो। सर करंट लायबिलिटी 50,000 नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा 50,000 क्यों? सॉरी ये 7 लाख। हाँ अब ठीक है, अब 50,000 ये ठीक है। माही ने देखा था लेकिन उसने कहा होगा, ठीक ही होगा, चलो दिस इज करेक्ट। 750 माइनस 7, 50,000 ही होगा। बस बस चढ़े चल रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है? फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्लस करंट एसेट्स के बराबर होता है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? होता है तो, ये भी सबको मालूम है। तो टोटल एसेट्स कितनी है मेरे पास? 7.5 लाख की। फिक्स एसेट्स कितनी की है मेरे पास? 4 लाख की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने की है मेरे पास? 2,50,000 के। प्लस क्या बच गया? करंट एसेट्स। तो देखो जरा, 750 माइनस कितना? 650। करंट एसेट्स किसके बराबर हो गया? 750 करके दिखाओ, माइनस 650 इज इक्वल टू 1 लाख। सो नाउ करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट तो कितना? 2 लाख, सॉरी 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2:1 ऐसे करके दिखा देंगे। दिस इज योर आंसर। कभी मान लो आपके पास ऐसा आ रहा हो 37 अपॉन में 2 आ रहा हो,
तो इसको ना डाइल्यूट कर देना, 13.5/1 करके ऐसे करके लिखना इसे, ले 18.5 18.5:1 ऐसे करके दिखाना, ऐसे मत छोड़ देना इसे, नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 1 तक क्लियर करके चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलना है। इलस्ट्रेशन 2 हो गया, इलस्ट्रेशन 5 करिए। इलस्ट्रेशन 5 के बाद आप करिए इलस्ट्रेशन 7, फिर 9, नहीं फिर 10। इलस्ट्रेशन 5 करिए सब लोग। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? इज इट ओके विद एवरीवन ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। बेटा हमें करना क्या है, नोन से अननोन की तरफ चलना है, नोन से अननोन की तरफ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले फिट हो चुके हैं, उनको सिर्फ यूटिलाइज करना है। देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहती है कि वर्किंग कैपिटल और टोटल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, देखो जरा ये है इलस्ट्रेशन 5। हमेशा फॉर्मूला करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज कर देंगे, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोटल एसेट्स आप जानते हो क्या, कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या, प्लस करंट एसेट्स। व्हाट इज टोटल एसेट्स, बता भाई जी, टोटल एसेट्स कितना है, ठीक है जी। व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स, 33 लाख प्लस करंट एसेट्स, व्हाट इज गोइंग टू बी करंट एसेट्स नाउ, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 45 लाख माइनस 33 लाख बराबर है 12 लाख, ठीक है जी। और सब जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। व्हाट इज करंट एसेट्स, 12 लाख। कैन आई कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, यस। तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 लाख माइनस 9 लाख बराबर है कितना, 3 लाख। गॉट इट। और योर आंसर इज गोइंग टू बी करंट रेशियो, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख बराबर 4/1 विच इज 4:1, दैट्स योर आंसर। आराम से नोन से अननोन की तरफ चले हैं, नोन से अननोन की तरफ चले। इलस्ट्रेशन 5 डन, 7 कर लिया, 10 कर लिया, 5 हो गया। ये तुम पढ़ पढ़ के मत करो, करके करो, झूठ कितना बोलते हो, झूठ। 10 कर लिया, इलस्ट्रेशन 8 कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 7 करेंगे, इलस्ट्रेशन 8 करेंगे, इलस्ट्रेशन, अरे तुम खुश मत हो ज्यादा, ये सब करेंगे। आपकी बुक में जितनी रेशो हमने पढ़ी है 7 रेशो, इनसे रिलेटेड है 47 इलस्ट्रेशंस, 47, जिसमें 3 आप कर चुके, 44 और करने हैं, है ना। क्यों गलत बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोलिया, कोई ना, हाँ ठीक है। 7 के बाद 8 कर लीजिए, उसके बाद 10 कर लीजिए, ये करते जाइए आराम आराम से, करते जाइए, बैठे सॉल्यूशन तो दे ही रखे, आराम आराम से करते। कहता दिस इज अ नाइस वर्क, नाइस जॉब, है ना सनत। अरे कर पा रहे हो ऑनलाइन वालों या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जितने Yes, sir. क्वेश्चंस इस क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन स्कैनर एक्सरसाइज कर जाओगे तो समझ लो आपके पूरे नंबर। देखिए बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, 3 नंबर का, और प्रैक्टिकल में भी आना है, अच्छी खासी वेटेज है इसकी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीयूटी में एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है ये। एनीवे मैं हम ऐसा करेंगे, तुम इसको इसको करेंगे आप लोग घर पे, इसको घर पे ही करेंगे। अगली क्लास को हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। अगली क्लास आपकी कंबाइन करेंगे किसके साथ, हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं सुबह 7 बजे। आई मैसेज अबाउट द टाइम। संडे कब है, वो मैं नहीं कर रहा अभी, मैं पहले सिलेबस पूरा कर लूंगा फिर कर, ठीक है जी। कोई बात नहीं, सुनो